हम सब हर दिन कुछ ना कुछ लिखते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि हमारे ये अक्षर, ये लिखावट आखिर आई कहाँ से है? तो आज हम एक ऐसी ही लिपि के पीछे की छुपी हुई कहानी में उतरने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग करते हैं, लेकिन जिसका इतिहास सच कहूं तो रहस्यों से भरा पड़ा है। ये लिपि जानी पहचानी लग रही है ना? लेकिन इसकी कहानी में कुछ ऐसे मोड़ हैं जो किसी को भी हैरान कर देंगे। तो आखिर क्या है इस लिपि की वो अनसुनी कहानी? चलिए साथ मिलकर इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। अब इससे पहले कि हम इतिहास के पन्नों को पलटें, पहले ये समझ लेते हैं कि आज के दौर में नागरी लिपि का आखिर मतलब क्या है और ये हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिलती है। देखिए, आज हम जिसे देवनागरी के नाम से जानते हैं, वो असल में इसी नागरी लिपि का एक मॉडर्न रूप है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, न जाने कितनी भाषाएं इसी में लिखी जाती हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि पिछले कोई 200 सालों से इसके अक्षरों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, सीधे प्राचीन ब्राह्मी लिपि तक जाती हैं, जो इसे एक बहुत लंबी और शानदार विरासत देती है। ये तो हुई आज की बात, लेकिन हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तो सवाल ये उठता है कि इस लिपि की कहानी की असली जड़ें कहाँ हैं? इसका सफर असल में शुरू कहाँ से हुआ? और यहीं पर हमारी इस पूरी पड़ताल का सबसे पहला और सबसे रोमांचक मोड़ आता है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये लिपि उत्तर भारत की है, लेकिन शुरुआती सबूत हमें कहीं और ही ले जाते हैं, सीधे दक्षिण भारत। थोड़ा चौंकाने वाला है ना? तो ये दक्षिणी कनेक्शन है क्या? हमारी जांच का अगला पड़ाव हमें एक बहुत खास नाम तक ले जाता है, नंदी नागरी। चलिए देखते हैं कि ये क्या है और हमारी कहानी के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, नंदी नागरी असल में नागरी लिपि का ही एक दक्षिणी वर्जन था। हम इसे नागरी का शुरुआती रूप भी कह सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस लिपि के जो सबसे पुराने लेख हमें मिले हैं, वो उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण भारत में ही मिले हैं। और बस यहीं से हमारी कहानी की सारी गुत्थियां सुलझनी शुरू हो जाती हैं। अब ये सिर्फ कोई दावा नहीं है, इसके हमारे पास ठोस सबूत भी हैं। इतिहासकारों को कोंकण के इलाके में शिलाहार, राष्ट्रकूट और चालुक्य जैसे बड़े बड़े राजवंशों के शिलालेख और तांबे की प्लेट्स मिली हैं, जिन पर ऐसी नंदी नागरी लिपि का इस्तेमाल हुआ है। तो हमारी कहानी का शुरुआती बिंदु यही है। तो सवाल ये है कि एक लिपि जो दक्षिण में पैदा हुई, वो पूरे भारत की पहचान कैसे बन गई? यहीं से शुरू होती है इसकी उत्तर भारत की तरफ एक जबरदस्त यात्रा, एक ऐसा सफर जिसने इसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस सफर को जरा टाइमलाइन पर देखते हैं। 8वीं सदी में राष्ट्रकूट इसे दक्षिण में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे थे। 9वीं सदी आते आते ये उत्तर के गुर्जर प्रतिहार शासकों तक पहुंच गई और देखते ही देखते 11वीं और 12वीं सदी तक तो ये पूरे उत्तर भारत की स्टैंडर्ड लिपि बन चुकी थी। यहां तक कि 13वीं सदी तक इसका इस्तेमाल इस्लामी शासकों के सिक्कों पर भी होने लगा था। इस पूरी कहानी में राष्ट्रकूट राजवंश का रोल बहुत ही अहम है। उन्होंने ही इस लिपि को शुरुआती दौर में अपनाया, इसे एक मजबूत बेस दिया, जिससे इसका आगे फैलना मुमकिन हो पाया। कह सकते हैं कि वे इस कहानी के एक बहुत जरूरी किरदार थे। मतलब 8वीं सदी के बाद ये लिपि सिर्फ एक इलाके तक ही सीमित नहीं रही, ये तो पावर और एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा बन गई, जिसे उत्तर भारत के शक्तिशाली साम्राज्यों ने हाथों हाथ लिया और इसका रुतबा हमेशा के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, तो हमने लिपि की यात्रा को तो समझ लिया, लेकिन अब एक और पहेली है जिसे सुलझाना बाकी है, और वो है इसका नाम। इसे नागरी ही क्यों कहते हैं? हमने इसकी शुरुआत और इसके फैलाव को तो देख लिया, पर इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? ये नागरी शब्द आखिर आया कहाँ से? इस सवाल के भी कई दिलचस्प जवाब हैं। देखिए, इस पर एक्सपर्ट्स की एक राय नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये नगर यानी शहर से आया, क्योंकि ये एक शहरी और सोफिस्टिकेटेड लिपि मानी जाती थी। दूसरी थ्योरी इसे प्राचीन शहर पाटलिपुत्र से जोड़ती है, जिसे उस जमाने में नगर भी कहते थे। और एक तीसरी थ्योरी इसका कनेक्शन गुजरात के नागर ब्राह्मणों से बताती है। वैसे तो कोई पक्का जवाब नहीं है, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स का झुकाव पाटलिपुत्र वाली थ्योरी की तरफ है, जो उस दौर में भारत का एक महान नगर था। ये थ्योरी इसके नाम को एक ऐतिहासिक वजन देती है। तो चलिए अब इस कहानी के फाइनल चैप्टर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस प्राचीन लिपि ने अपना आज का मॉडर्न और सम्मानित रूप लिया। समय के साथ नागरी नाम के आगे देव शब्द जुड़ गया और ये बन गई देवनागरी, मतलब देवताओं के नगर की लिपि।
ऐसा माना जाता है कि ये नाम शायद इस लिपि को काशी जैसे पवित्र शहरों से जोड़कर इसे और भी ज्यादा सम्मान देने के लिए रखा गया होगा। तो अगर इस पूरी कहानी का कोई टर्निंग पॉइंट था तो वो था 11वीं और 12वीं शताब्दी। ये वो दौर था जब नागरी लिपि सच में एक पब्लिक और पैन इंडियन लिपि बन चुकी थी। इसका इस्तेमाल शिलालेखों से लेकर सिक्कों तक और राजकाल से लेकर साहित्य तक हर जगह हो रहा था। तो कुल मिलाकर एक लिपि जो दक्षिण के एक इलाके से शुरू हुई, उसने एक लंबा और शानदार सफर तय किया और पूरे भारत के साम्राज्यों की स्टैंडर्ड लिपि बन गई। ये सिर्फ अक्षरों का सफर नहीं था, बल्कि संस्कृति और विचारों के लेनदेन का भी सफर था। हर लिपि की यात्रा अपने आप में उस समाज के इतिहास का आईना होती है। नागरी की कहानी हमें राजवंशों, माइग्रेशन और कल्चरल मिक्सिंग के बारे में बताती है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि जिन अक्षरों का हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, आखिर वो अपने अंदर कितनी ही कहानियां समेटे हुए हैं।